आज की सभा जो है ये बहुत प्यारी है, बहुत कुछ आप जानोगे, सीखोगे। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आपको होते ही नहीं है। तो हमारा एक आपसे वादा था कि हम आपको हर चीज बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, बहुत बढ़िया से हम आपको कराएंगे। तो उसी दिशा में कार्य आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, बहुत स्वागत है आपको। और बहुत स्वागत है आपका। एंड एल्डर साहब, आप क्या पूछ लिए? ओ, रीजनिंग की मैराथन चाहिए तो वोट पोट वो दिस वन पोल कर देना भाई। अगर रीजनिंग की मैराथन चाहिए आपको, फिर हम करते हैं प्रबंध। चलिए। और अगर चाहिए होगा तो, अगर मेरे पास में, अगर हाँ, अगर 70-80% ठीक है, अगर सभी को चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसको कल प्रबंध कर दूंगा। इसका कल शाम को 6 बजे हम इसका प्रबंध कर देंगे। 6 बजे करेंगे, ठीक है। अगर वोटिंग देख लेता हूं, अगर मतलब 5-7 हजार बच्चे होते हैं जिनको चाहिए, आपको जो चाहिए हम देंगे। हमने आपसे वादा किया था ये बात। तो जो भी आपको सिलेक्शन में हेल्प देगी, तो बच्चे कल आपको, अगर आप सारे बच्चे बोलते हो तो 5,000 बच्चे होते हैं, तो फिर हम कल आपकी बहुत प्यारी सी एक मैराथन लगा देंगे रीजनिंग की। मजा आ जाएगा ऐसी रीजनिंग की ट्रिक्स देख करके। ठीक है, एक बार नारा लगा दो मेरे भाई, अब की बार वर्दी हमार बेहतरीन। आइए चलिए फिर देखते हैं। देखो, तो ये है वर्दी आपका यूपी कांस्टेबल वाला। अभी बाय बाय करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नोट्स बच्चे कहां मिलेंगे? यहां पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये सब कुछ कहां पे है? लैब बेटा, ऐप डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे। इसमें हमने टेस्ट वेस्ट भी कराते रहते हैं हम, तो इस संडे को भी हम टेस्ट कराएंगे। तो ये है लैब की ऐप। शुरू करने से पहले बच्चे हम आपको ये बता दें, करंट अफेयर्स में कितने बच्चे परेशान रहते हैं और कितनों बच्चों को चाहिए कि हम करंट अफेयर्स भी करा दें आपको। परेशान रहते हो ना करंट अफेयर्स में? छोटी सी बात बोलूंगा, अभी मैंने क्लास चल रही थी मेरी बैच में, वहां पर भी मैं यही बात बोल रहा था। बेटा जी एक बात बताओ, इस समय सबसे खराब चीज पता है क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी गलती लिख लो यहां पर। सबसे बड़ी गलती, मतलब इससे बड़ी गलती कोई है ही नहीं जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती है बेटा जी, ध्यान से सुनना, जो आपको किसी भी हाल में नहीं करनी है। अगर आप रोजाना 6 बजे 7 बजे आप उठ करके, आप सुबह सुबह अगर आप 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप आगे नहीं जा रहे हैं बच्चे, आप पीछे जा रहे हैं। आप आगे नहीं जा रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। बालक आपके, मतलब बाप दादा के जमाने से ये चीजें हो रही है ना, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, ये सही यही है कि सुबह सुबह उठ करके पेपर पढ़ना है। हमारी परिपाटी बन गई है वो एक। ये परिपाटी है कि हमारे, मतलब हम, मैं तो कहूंगा हमारे परदादा भी यही काम करते थे, हमारे दादाजी भी यही काम करते थे। सुबह सो के उठते थे, सबसे पहले वो क्या करते थे? सबसे पहले वो पेपर खोल लेते थे, कुछ नहीं, चाय पी, पेपर उठा लिया साथ में। हमारे पिताजी को भी हमने हमेशा यही काम करते हुए देखा। और इनफैक्ट जब मैं 2016 में, जब मैंने सिलेक्शन लिया एसएससी सीजीएल में, तब मैंने भी यही काम किया। अब उसका फॉर्म चेंज हो गया था। अब उसका फॉर्म चेंज हो गया कि हम लोग पेपर नहीं खोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम पेपर खोले बिना हम करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेते हैं और 1 घंटा हम उसमें बैठते हैं। आज के समय पर आप ये सोचिए, अगर आज वही तकनीक जो आज से 200 साल पहले से, क्योंकि हमारे परदादा 200 साल पहले तो होंगे, 200 साल पहले जो चीज चल रही थी, आज भी आप साहब वही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? सुनिएगा। आप 1 घंटा डेली देते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, तो इसमें, और फिर कभी कभी मैराथन भी करते हैं, आप 400 से ऊपर घंटे का सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बेटा जी पूरा जो कोर्स होता है ना आपका, पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, वो तकरीबन 400-500 घंटे का होता है। जिससे समझना, अभी तुम समझोगे कि तुम क्यों गलत हो। पूरा कोर्स होता है 400 से 500 घंटे का पूरा कोर्स, और इसमें तुम्हारे 100 सवाल बनते हैं। सारे सब्जेक्ट को मिला दूं तो तुम्हारे 100 सवाल बनते हैं 400-500 घंटे से, और तुम पूरे साल 400 प्लस घंटे का करंट अफेयर्स करते हो, और इसमें से एग्जाम में खाली 4 सवाल आते हैं। अब जरा तुम खुद ही बताओ कि ये एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि नहीं है? सोच के बताओ, सोच के बताओ अपने आप कि क्या ये यहां पर एक अकलमंदी है, या कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है कि यार ये अकलमंदी नहीं है, ये मूर्खता है। ब्लंट रहूंगा, शुगर कोट नहीं करूंगा। शुगर कोट मतलब पता है क्या होता है? किसी भी बात को सजा धजा के पेश करना, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर हम आपसे बेमानी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्पष्ट भाषा में हम आपको बात को बोलेंगे। तो ये एक प्रकार की मूर्खता है। हम 400 प्लस घंटे पढ़ते हैं और यहां पर हम 100 सवाल करते हैं, और हम यहां पर 400 प्लस घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं साहब, और उसमें से सिर्फ एग्जाम में 4 सवाल हम करते हैं। वो भी नहीं पता होता है, सही बताऊं, 4 सवाल आते हैं, कोई तो बच्चा 1 सवाल करके आता है उसमें से, कोई तो 2 सवाल करते आता है, और सर के ऊपर भतेर परेशानी लगा लेते हो तुम। अब मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूं जो तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। 5 साल करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है। मेरा करंट अफेयर्स बहुत फेमस है, मतलब एसएससी कैटेगरी का मैंने पूरा करंट पढ़ा है। एसएससी का करंट ऐसा होता है जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 5 साल नहीं, 7 साल मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है बच्चे,
उसके बाद हमें भी ये चीजें समझ में आई, देख करके अनुभव से बता रहा हूं, इसीलिए कि ये सबसे बड़ा समय की बर्बादी है। और क्योंकि और ये कोई तुम्हें टीचर, यूट्यूबर, कोचिंग कभी नहीं बताएंगे। क्यों? देखो बच्चे, होता क्या है, जब हम लोगों को ना 1 घंटे का करंट अफेयर्स की क्लास बनानी होती है ना, 1 घंटे की, बालक 1 घंटे में हम कितने करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे? तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 17 करंट अफेयर पढ़ाने होते हैं, और अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो 12 से 14। पता है इसमें न्यूज काम की कितनी होती है? सिर्फ 3 से 4 न्यूज काम की होती है, बाकी सब फर्जी होती है। बाकी प्योर फर्जी न्यूज होती हैं, जो सिर्फ जगह भरने के लिए और समय काटने के लिए बनाई जाती हैं। समझिएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ जगह भरने के लिए 20 मिनट की चीज को 1 घंटे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यूट्यूब का एक कस्टम बन चुका है, 1 घंटे का करंट अफेयर करना है पूरा। क्यों करेंगे? है ही नहीं 3 से ऊपर न्यूज। तुम्हें लगता है तुम्हारे एक दिन में हर दिन इतनी घटनाएं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं हर दिन, कि तुम यहां पर हर दिन इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, 14-14 घटनाएं तुम एक दिन में पढ़ोगे? सोच के देखो जरा, 14-14 घटनाएं पूरे साल में, 3,500-4 हजार घटनाएं तुम्हारे क्या पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? 3,500-4 हजार घटनाएं, असंभव। तो अकलमंदी क्या होती है? सुन लो, अकलमंदी ये होती है, ये सब बंद करो, समय बचाओ। उस समय तुम जीएस पढ़ लो, स्टैटिक पढ़ लो, तुम रिवीजन कर लो, सबसे बढ़िया है। और हफ्ते में सिर्फ एक बार, हफ्ते में सिर्फ एक बार, यानी शनिवार को या रविवार को, जब भी तुम्हें समय मिले, तुम एक सिंगल क्लास करो, एक सिंगल क्लास, बस एक क्लास करंट अफेयर की, जिसमें तुमने पूरे हफ्ते की सारी न्यूज कर ली। हर दिन तकरीबन 3 न्यूज जरूरी होती हैं, 7-3-21, 21 से 22 न्यूज होंगी पूरे हफ्ते की जो जरूरी होती हैं, बस। बाकी यहां तुम अगर देखोगे तो 90 न्यूज कचरा थी। 90 में से 21-22 न्यूज ऐसी होती हैं हर हफ्ते की जो जरूरी होती हैं, समझे? तो अब बाकी 70 न्यूज तुमने कचरा डाल लिया अपने दिमाग में, और उसको अब देखो, अब तुमने, अब दिमाग तो इतना सही है, अब तुमने उसको भर लिया, अब तुम ले करके घूम रहे हो उसको कि अरे इतना भारी हो चुका है, तुम ले करके घूम रहे हो। इसलिए बंद कर दीजिए अब इसको, समझ गए? हम आपको हमेशा बहुत ही पते की और बहुत ही मतलब की बात बताएंगे। इसीलिए सिर्फ रिवीजन, सिर्फ सैटरडे को वीकली करंट अफेयर करिए, बाकी कुछ मत करिए, बस। अब सर ये कहां से करें? परेशान नहीं होना है, आपके लिए हम करा देंगे। सुबह सुबह, सुन लो सब लोग, सुबह सुबह हर शनिवार हमारी जिम्मेदारी है, हम करा देंगे। लेकिन ये करंट अफेयर के लिए 1-1 घंटे का समय बर्बाद करना बंद कर दो यार, कोई मतलब नहीं है। सोचो यार, 400 घंटे पढ़ के 4 सवाल एग्जाम में आते हैं, वो भी पक्का नहीं होता सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। है सच बात है कि नहीं है ये बताओ? 400 घंटे पढ़ते हो करंट अफेयर पूरे साल में, लेकिन सिर्फ एग्जाम में 4 सवाल आते हैं, और वो भी नहीं पता होता कि सही है कि नहीं है। उस चक्कर में इतना तुम फैक्ट याद कर लेते हो कि तुम्हारा कोर सिलेबस के फैक्ट तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तुम अशांति फील करते हो, तुम भाग रहे हो, तुम्हें लगता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी ना छूट जाए। ये तुम्हारी कमजोरी जो है ना यार, इसी का ना दुनिया फायदा उठाती है। तुम सोचते हो कि यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, फिर फलानी करंट अफेयर की किताब आ गई, पहले करंट अफेयर करोगे, फिर उसकी पीडीएफ करोगे, फिर उसकी कोई किताब आ जाएगी, फिर वो किताब करोगे। एक बात बताओ, अच्छा आगे बात बताओ, अगर किताब इतनी जरूरी होती है तो किताब में 4,000 न्यूज क्यों नहीं होती है? ये बताओ। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हर टीचर की किताब आती है। मैं किताबें आज तक मैंने तुम्हें बोली नहीं, मेरी किताब आती है करंट अफेयर की, लेकिन फिर भी आज तक तुम्हें पता भी नहीं होगी कि मैंने बोला ही नहीं, मैंने कभी आज तक। इसलिए ध्यान रखो, लेकिन उसमें 4,000 न्यूज क्यों नहीं होती? अगर हर न्यूज इंपॉर्टेंट थी, अगर हर न्यूज इंपॉर्टेंट थी, तो बच्चा 400 दिन में 4,000 से 8,000 न्यूज पढ़ लेता है। भाई साहब, तो क्यों नहीं मिलती है उसमें 4,000 न्यूज? उसमें खाली 400-600 न्यूज क्यों होती है? क्योंकि मुद्दे की न्यूज यही होती है। सबसे अच्छी किताब आती है क्रॉनिकल्स, करंट अफेयर की। आज भी वार्षिकी उठा लो, 400-600 से ऊपर न्यूज नहीं होती पूरे साल की। सबसे तगड़ी 1983 से प्रकाशन चल रहा है क्रॉनिकल्स, समझ रहे हो? तो आपको खरीदना नहीं है, मैं ये नहीं करूं खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो, मैं सारा करा दूंगा यहीं पर ही, ठीक है? कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है अभी। तो इसलिए वीकली करंट अफेयर कल सुबह सुबह कराऊंगा। सुनो, वीकली करंट अफेयर कल सुबह सुबह कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कराऊंगा आपको उसको कर लेना है। बात समझ गई? सारे बच्चे समझ गए? ठीक है, तो सुबह 8 बजे कल पढ़ाऊंगा, बस सुबह 8 बजे कल पढ़ाऊंगा वीकली करंट अफेयर, समझ लो, और बहुत अच्छे से सुबह 8 बजे। लेकिन आपको हर हाल में ध्यान रखिएगा, लाइव ही अटेंड करेंगे आप इसको। सुबह 8 बजे कल कराऊंगा और ये क्लास लाइव होगी, कल सुबह 8 बजे होगी, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। अब रिवीजन करेंगे, पहले तुरंत रिवीजन करेंगे जो हमने एक दिन पहले करा था। मैंने आपसे वादा किया था मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको हर क्लास में, ठीक है? चलिए, क्लास चल रही है बच्चे, कोई बफरिंग नहीं है। आइएगा, मैं कराऊंगा। मैंने आपका जिम्मेदारी ली है ना, तो पूरी जिम्मेदारी ली है तो पूरी निभाएंगे। कल सुबह मैं कराऊंगा 8 बजे करंट अफेयर्स, ठीक है? पूरे हफ्ते का निचोड़ होगा एक वीडियो में, पूरे हफ्ते का निचोड़। चलिए, शाबाश, क्लास लाइव है बच्चे, रिफ्रेश करो, सारे बच्चे रिफ्रेश करो। आओ, ताजमहल और आगरा के किले को
विश्व धरोहर सूची में कब किया गया मेरे बच्चे? जब हमने विश्व कप जीता तो हमने विश्व धरोहर सूची में भी आ गए। तो 1983 में हमें विश्व कप जीता तो हम यहां पर भी आ गए। फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला मेरे भाई? इसको मिला है 3 साल बाद, माने 1986। सब लोग बोलो यार, कम ऑन एवरीवन। मजा तभी है, होमगार्ड में करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, होमगार्ड में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर 1986। मैं सारे करा दूंगा, जितना कराऊंगा उसी में से आएगा, ये भी बता रहा हूं अभी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टेंजिबल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने आते हैं मेरे भाई? 3 आते हैं, 3। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरा का ताजमहल, खत्म। 3 जिनको छू सकते हो, 3 होते हैं। यूनेस्को द्वारा आमूर्त कुंभ मेले को कब लिया गया है? कुंभ में हम सब लोग क्या करते हैं? सब लोग दो यार आंसर, कम ऑन एवरीवन। सबको बच्चे, सबको कल पढ़ाया है ना? सबको कल पढ़ाया है। हम सब लोग एक साथ नहाते हैं, तो एक साथ का मतलब कुंभ में, संगम में हम एक साथ नहाते हैं, तो एक साथ आ गया। फिर देखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत वाराणसी को किस चीज के रूप में चुना गया है? वाराणसी को कैसे चुना गया है? संगीत को चुना गया है, समझे? वाराणसी को संगीत के लिए चुना गया है, यहां पर संगीत के लिए, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? अकबर ने अपनी गुजरात विजय के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजा। अभी मुझे पता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हें बहुत कुछ ऐसा समझाना है जो तुम्हें नहीं करना है। तुम 12-12 घंटे की मैराथन लेते हुए, इतनी बड़ी बेवकूफी है, आज का समय ही नहीं रह गया है। खैर उसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे बात करूंगा ना वैसे वैसे और ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें तुम गड़बड़ कर रहे हो यार, बहुत कुछ, एक एक चीज सही कराएंगे अभी। चलिए, लखनऊ में 2025 में किस श्रेणी में घोषित किया गया? लखनऊ में किस श्रेणी में लाया गया? पाक कला में, माने खाना बनाने की कला में लाया गया 2025 में, ठीक है। आइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। आइए यहां पर बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? सारे लोग बताएंगे। रिवीजन मोड चल रहा है पूरे फुल पावर पे, कम ऑन, फुल पावर पे रिवीजन मोड चल रहा है, बेहतरीन एकदम। अब ये बताओ जरा जल्दी से मुझे, वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? बच्चे यहां पर 10 रामसर स्थल हैं इस समय। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है मेरे भाई? जो पहला रामसर स्थल है ना, क्या नाम है इसका? ये ऊपरी गंगा है। ये ऊपरी गंगा माने गंगा की लहरें हमेशा बुलंद होती हैं, है ना? तो ये सबसे पुराना, बुलंद लोग सबसे पहले चुने जाते हैं, तो इसको चुना गया। बुलंदशहर के पास ऊपरी गंगा, कल बताया था मैंने, ऊपरी गंगा जो है, ऊपरी गंगा ये वाला एरिया बुलंदशहर के पास, ये रामसर स्थल है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो बखीरा, संत लोग बखेड़ा नहीं खड़ा करते, तो संत कबीर नगर हो जाएगा यहां पर। आगे, नवाबगंज कहां पर है? कौन से जिले में है? नवाब आजाद होते हैं इसीलिए नाव पे टहलते हैं, उन्नाव हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर? हैदरपुर वेटलैंड, हिंदी भी करा देंगे, हिंदी अगर, ठीक है, ठीक है, हिंदी करा देंगे। हिंदी हम एक बड़ा वो कराएंगे, ठीक है, हम एक मैराथन लगवा देंगे। देखते हैं, अभी आप बच्चों से पूछेंगे, अगर आपको जरूरत होगी हम हर वो चीज जो आपको जरूरत होगी हर वो चीज कराएंगे, टेंशन ना लो, मेरी जिम्मेदारी है आप। हैदरपुर की बात करेंगे तो कौन से बैराज के पास में स्थित है मेरे भाई? हैदरपुर, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। हैदर जो है ये मध्य में पड़ता है, मध्य गंगा बैराज। हैदर जो है, हैदर मध्य गंगा बैराज, ठीक है, मध्य गंगा बैराज। आगरा में स्थित रामसर सूर सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? सूर सरोवर। आगरा का और क्या फेमस है? पेठा। तो पेठा से क्या आया? कीठम, ठाठा दोनों में है ना, कीठम झील भी, इसका नाम कीठम झील भी है। पार्वती अर्गा कहां पर है? पार्वती जी गणेश जी को अपनी गोद में लेकर के बैठती हैं, तो ये गोद से आ जाएगा गोंडा, बोलो सही है। आगे, सांडी जो है, सांड को पकड़ना कैसा है? मेरे सारे बच्चे बोलेंगे, सांड को पकड़ना कैसा है? बेटा ग्रुप डी की एडिटर साहब एक पोल ले लेना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप डी चाहते हैं? आज इस साल में तुम्हारे, मैंने प्रण ले चुका हूं, नौकरी तो लगा के ही रहूंगा, मतलब दम नहीं लूंगा जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती है। मैं कसम खाता हूं यार कि तुम्हें जॉब, मतलब मैं इतना इस चीज पे हूं कि कम से कम इस साल 25,000 बच्चों को जॉब, ये प्रण है मेरा इस साल का, 25,000 बच्चे सिर्फ लैब से जॉब लेंगे, 25,000। आओ, बस तुम्हारा साथ चाहिए कि तुम छोड़ा ना, तुम थकना नहीं, तुम थकना नहीं, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा रहूंगा, बस तुम थकना नहीं। सांड को पकड़ना हार्ड है, हार्ड से आया हरदोई, हार्ड से आया हरदोई। यहां पर आते हैं, समसपुर। देखो बेटा, समसपुर मतलब क्या हो गया? समसपुर माने समस्या जब आती है तो क्या करते हैं? समस्या आती है तो हम राय लेते हैं, माने राय बरेली हो जाएगा। बोलो बढ़िया बात है, वेरी गुड यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर देखो, लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा
भैया मेरे, बड़ा इमाम बड़ा, अगर बड़ा काम करना है तो दिल साफ होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, है ना। बड़ा काम करना है तो क्या होता है, बड़ा काम करना है तो दिल साफ होना चाहिए। मैंने असफुद्दौला, असफुद्दौला इनकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी कल। असफुद्दौला, दिल साफ होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व का शिराज किसको बोलते हैं, जौनपुर को, क्योंकि यह शेर शाह सूरी यहां राज करता था, शर्की डायनेस्टी होती थी यहां पर, जौनपुर को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बेहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, अब ये बेहा क्या है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के बेहा, अब बेहा क्या है समझो। यहां पर कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में ये बात कर रहा है, इसको हटाई दो, ये बेकार है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बच्चे, सिकंदरा जो है ये कहां पर आता है, हाँ जी शाबाश, सिकंदरा कब आता है, वेरी गुड, सिकंदरा आता है बच्चे कहां पर, अकबर का ये है आगरा के पास आता है सिकंदरा, आगरा के पास आता है सिकंदरा, ये हो गया आगरा, ठीक है। फिर 1613 में झांसी का किला किसने बनवाया था मेरे भाई, झांसी का किला कौन बनवाएगा, झांसी में हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई रहती थी, तो वीर, वीर से वीर विक्रम सिंह, माने महाराजा वीर विक्रम सिंह। बोलो कैसा रहा, ये हम लोगों ने कल जो चीजें पढ़ी थी हमने उसका रिवीजन कर लिया, 20 क्वेश्चन खटाखट हम लोगों ने 10 मिनट में कर लिए। मजा आया कि नहीं आया, खूब बढ़िया से आया। आपने देखा कि आपको चीजें याद हैं, आप सभी बच्चों को। अगर इन 20 में से कितने बच्चे ऐसे हैं, अगर आपने 15 से ऊपर सवाल सही कर लिए हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 15 से ऊपर अगर आपने सही कर लिए हैं ना तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ चुका है, चलिए बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। 15 से ऊपर कितने बच्चों ने करे, एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ऊपर सवाल सही करे हैं। मैं समझ जाऊंगा यार कि हाँ आपने रिवाइज किया है। सच्ची सच्ची बताना, लेकिन यार बस एक चीज याद रखना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना। तुमसे नहीं हो पाए तुम बोल देना सर नहीं हुआ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। बस ईमानदारी ना बहुत अच्छी रखना यार हमारे साथ। बताओ, शाबाश शाबाश, 15, 20, 17, हाय क्या बात है, 19 सही, अरे भाई साहब गजब है यार। वर्दी बैच की क्लास बेटा आज से शुरू हो गई है, आज से शुरू हो गई वर्दी बैच की बच्चे, लेकिन बैच के बारे में अंत में बात करेंगे प्लीज। हाँ अभी पढ़ो खूब बढ़िया से। देखो यार हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, ये अब आगे की बात करते हैं, आज की कहानी करते हैं। शाबाश आपने अच्छा किया है। देखिए एंशिएंट इंडियन साइट्स, भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मैंने कल आपको बोला था मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा, मैं बीच बीच से ऐसा टूट पड़ांगे नहीं करा रहा हूं, सीक्वेंस में आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो तो यहां आता है नैमिषारण्य जो है तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। यह कांस्टेबल 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा, हाँ आंसर आप नहीं करे रिवाइज, कोई बात नहीं, आज आपने माना कि आप रिवाइज नहीं किया है ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। कल आप रिवाइज करके आइएगा, आपसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लड़ो, ठीक है ठीक है। सर मैथ्स क्लास डेली सी, बेटा डेली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए टीचर्स के पास भी ना बहुत क्लासेस है, समय बैचेस इतने चलते रहते हैं, हम आपके लिए मैराथन करवा देंगे, जब आएंगे तो 2-3 घंटे ही करवा देंगे, ये हम कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। कहानी क्या है, इस जगह का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। हुआ क्या, एक पौराणिक कथा थी, कहते हैं कि एक बार ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ऋषि मुनि से पूछा कि कलयुग का जो प्रभाव है इससे बचने के लिए ना तपस्या करनी है, तो हमें पूरी धरती के ऊपर आप बताइए कि कलयुग के प्रभाव से अगर हमें बचना है तो हम कौन सी जगह जाकर के हम तपस्या करें। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, तो ब्रह्मा जी ने ना अपने मन से एक क्या किया, इन्होंने मनोमय चक्र बोलते हैं, एक चक्र उन्होंने उत्पन्न किया, मतलब उनके मन से एक चक्र निकला और वो चक्र जो है उन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ दिया। बोले इसका पीछा करो, जहां पर भी इस चक्र की नेमी, नेमी का मतलब जानते हो क्या होता है, सुनो, नेमी का मतलब होता है परिधि, ये इसको बोलते हैं नेमी, समझ, जैसे कोई चबूतरा होता है तो उसकी जो परिधि होती है ना उसको नेमी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जहां पर भी इस चक्र की नेमी, नेमी माने हुआ बच्चे परिधि, वो बोले कि जहां पर भी ना इस चक्र की नेमी गिरेगी बस वही समझ जाना वही स्थान पूरे धरती के ऊपर सबसे पवित्र है। तो ऋषि जो है उस चक्र का पीछा करते रहे, गोमती के तट पर एक तपोवन में पहुंचकर वो चक्र की नेमी गिर गई, मतलब उसकी परिधि जो थी वो गिर गई और वो जो चक्र था वो पाताल में धंस गया। अब सुनना, तो क्योंकि नेमी ने यहां पर शरण लिया था, नेमी ने स्थान पर शरण लिया, इसीलिए इसको क्या बोला, इसको इसीलिए बोलते हैं नैमिषारण्य। बोलो यहां तक बात समझ आ गई। तो क्या हुआ, गोमती के तट पर जाकर के, गोमती के तट पर, गोमती नदी थी ना, ऐसे गोमती के किनारे जाकर के एक तपोवन था
वहीं पर वो चक्र की नेमी गिरी और वो चक्र पाताल में धंस गया। तो बस इसीलिए मेरे भाई इसको हम माने नैमी ने शरण ली, इसीलिए नैमी शारण्य बोलते हैं इसको। किस तट के ऊपर है मेरे भाई? ये गोमती के पास में है। ये कहां पड़ता है? सीतापुर जिले के पास में लगता है। ये बात समझ आई? आज भी अगर आप वहां जाएंगे ना तो वहां बीचों बीच में एक पाताल कुंड है, और वो कितना गहरा है आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसी जगह ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था जो सीधे पाताल तक चला गया था। समझे? ये है नैमिषारण्य की कहानी, कभी आप भूलेंगे तो नहीं। और कहते हैं एक बार 88,000 ऋषियों ने इसी जगह पर शास्त्रों के ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है? और इसी जगह पर महर्षि सूत ने बैठकर ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाई थी, महाभारत की कथा सुनाई थी। यानी आज जो भी हम हिंदू पुराण पढ़ते हैं ना, इसका पब्लिक लॉन्च जो है वो यहां पर हुआ था। समझ गए आप? चलिए, वेरी गुड यार, आगे बढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा, क्लासेस की कहानी हम लोग सब बाद में पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे हम आपसे, सब हम आपको बता देंगे। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए, मतलब जो आप जीडी वीडी बैचेस बिल्कुल एंड में, बच्चा आप एंड में आ जाओ, सिर्फ बैच अगर जानना है तो एंड में आ जाओ, अभी पढ़ो खूब बढ़िया से। जब हम पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। तो आ गया सीतापुर, भूलेंगे तो नहीं आप। आइएगा आगे। तो नैमिषारण्य क्या हुआ? सीतापुर जिले में गोमती तट पर स्थित है, यहां पर आ गया। अब देखो दूसरा आता है बेटा जी सारनाथ। सार का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यहां पर आओ। सार, सार का मतलब होता है समरी। सार मतलब होता है समरी। जैसे मान लो मैंने तुमको पूरी, जैसे मान लो पूरी पिक्चर का 3 घंटे की पिक्चर है, तुमने बोला सर धुरंधर देखी, मैंने कहा हाँ देखी। तुम बोलोगे सर उसका समरी बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई एक जासूस होता है, इंडिया से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में जाकर के वहां पे डॉन की लड़की को बिल्कुल एकदम बढ़िया इंप्रेस करता है, एमपी की लड़की को इंप्रेस करता है, उसको पटा लेता है, फिर शादी करता है, और बस डॉन के सारे राज जान जाता है, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। ये समरी हुई। मतलब मैंने 3 घंटे का पूरा ज्ञान जो है, ऐसा तो नहीं मैंने आपके लिए सस्पेंस ब्रेक कर दिया, पता चला आपने देखा ना हो धुरंधर मूवी और मैंने सस्पेंस ब्रेक कर दिया हो। तो क्या हुआ, मैंने पूरे ज्ञान की समरी आपको दे दी। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध ने पूरा ज्ञान ले लिया, भगवान बुद्ध ने 35 साल में पूरा ज्ञान ले लिया था, तो तब उन्होंने जब पहली बार अपना उपदेश दिया तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। यह वाराणसी के पास में है। यह पहला उपदेश वाराणसी के पास में दिया था, सारनाथ में। यहां तक समझ में आ गई? कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अपना जो देह थी, शरीर था, उसको त्याग दिया, उसको कुशीनगर बोलते हैं। ऐसे याद रखो, भगवान बुद्ध ने अपना शरीर खुशी खुशी त्यागा था, तो कुशीनगर हो जाएगा। बोलिए यहां तक बात समझ आ गई है सभी को? वेरी गुड यार। सत्यनारायण की कथा में सबसे पहले यही आता है कि समय नरीशन, बच्चे वो इसीलिए आता है क्योंकि जो महर्षि सूत थे, महर्षि सूत ने ही पहली बार, सूत जी, आपने सत्यनारायण की कथा कभी हुई होगी तो उसमें ये बोलते हैं सूत जी ने एक बार कथा सुनाई, तो सूत जी ने पहली बार नैमिषारण्य में ही कथा सुनाई थी। आइएगा आगे बढ़ते हैं। दशावतार मंदिर, अब ये क्या है? कहते हैं कि गुप्ता साम्राज्य में बहुत एक से एक दार्शनिक लोग थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, और 10 के 10 अवतार उन्होंने इस मंदिर में बनाए हुए हैं। ये दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये गुप्ता काल में बनाया गया था, और इसमें 10वां अवतार भी है। 10वां अवतार जानते हो किसका होगा? कहते हैं कि, बताइए आप बताइए, अच्छा किसका अवतार होगा? 10वां अवतार किसका होगा बताओ? मैं आपको बिंदास पढ़ाऊंगा, मस्त आराम से, टाइम की चिंता ना करना। हाँ जी, किसका होगा 10वां अवतार? ये पूछ भी सकता है आपसे आराम से, क्योंकि इस तरीके के सवाल इस समय यूपी में फेमस हो रहे हैं। ललितपुर से आप हैं, चलिए बहुत बढ़िया। टॉक्सिक का टीजर नहीं यार, टाइम ही नहीं मिलता भाई, टॉक्सिक का टीजर कैसे देखेंगे? ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये अवतार है काल्की। तो पुराण कहते हैं जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, मतलब इंसानियत खत्म होने लगेगी, जो कि हो रही है, भाई भाई को काट रहा है, लोगों में वासना इतनी बढ़ चुकी है, लस्ट इतनी बढ़ चुकी है, महिलाएं पैसा कमाने के लिए आजकल ओनली फैंस और दुनिया भर में कपड़े उतार करके अपना जिस्म प्रदर्शन करके पैसे ले रही हैं। इससे घटिया चीज और क्या समय होगा? जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, वहां पर इस प्रकार की वासना, एक वासना बेची जा रही है, पुरुष भर भर के उस वासना को खरीद रहे हैं। तो बोला गया कि कलयुग जब चरम पे होगा, तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में काल्की का जन्म होगा। समझे? तो संभल भी क्यों फेमस है? संभल इसीलिए फेमस है, ये तक है इसमें, ये तक कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संभल जिले में काल्की का होगा। और यह भी बताया गया है कि पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम होगा सुमति। विष्णु यश और सुमति के घर में काल्की पैदा होंगे। और ये भगवान परशुराम, यानी जिनको अमर परशुराम बोलते हैं कि वही जो परशुराम आज भी नहीं मरे,
काल्की को शस्त्र चलाने की शिक्षा भगवान परशुराम देंगे। तो ये है पूरी कहानी काल्की की। तो दशावतार मंदिर में यही 10वां रूप जो है दशावतार मंदिर में, ये आज भी काल्की का है। फिर आते हैं काशी विश्वनाथ। अब समझिएगा, अब काशी विश्वनाथ की कहानी क्या है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी ये वाली ना, आप लोगों ने मूवी। अच्छा, इसमें ना देखो एक सवाल आता है कि काशी विश्वनाथ किसने बनवाया, बताओ जरा। काशी विश्वनाथ बनवाया किसने? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, अरे सब यूपी जी के वही चल रहे हैं मेरे भाई, वही चल रहा है। देखिए काशी विश्वनाथ जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहां पर है? देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था ये। आज जो आप मुख्य ढांचा देखते हैं ना जो अंदर है, वो महादेवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया था पूरा। काशी का जो मंदिर है भगवान शिव का, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और 100 साल बाद यहां पर कोई भव्य मंदिर नहीं था, काशी में कोई भी नहीं था। तो औरंगजेब ने 1680 में तोड़ा था इस मंदिर को, काशी के मंदिर में। तो इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई ने, इनके कहते हैं कि इनके सपने में भगवान शिव आए, तो उन्होंने ठान लिया कि भगवान शिव ने बाद में बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर बनवाएंगी। बस तो 1780 में उन्होंने जो आज आप वर्तमान मंदिर देखते हैं वो देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखनी है ये चीज आपने। फिर बात आती है, आपने काशी विश्वनाथ मंदिर में ऊपर देखा होगा ये गोल्ड लगा हुआ है। मेरे भाई ये सोना किसने बनवाया? जानते हैं कितना सोना है ये? 1000 टन, 1000 किलो सोना है, माने 1 टन सोना है। पंजाब के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1000 टन सोना पूरा यहां जड़वा दिया था। इनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। देखो यूपी में कुछ भी है, जो भी यूपी में है आपको उन सबको जानना होगा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और ये भी समझिएगा इस मंदिर को ना एक बार नहीं, इस मंदिर को बहुत बार तोड़ा गया है। इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और इस मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने क्या किया? इस मंदिर को फिर से बनवाया। अकबर के नवरत्न माने देखिए, एक शासक ने तोड़ा और अकबर के जो टोडरमल थे इन्होंने इसको दोबारा बनवाया 1500 में, और औरंगजेब ने इसको फिर से तोड़ दिया और यहां पर मस्जिद बनवाई थी, ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि अभी आपने देखा विवाद में भी रहा था ये पूरा मामला काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का। तो सन 1670 में अकबर ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, ठीक है। कहते हैं, समझिएगा, अब पूरी कहानी सुनना, छोटी सी बात बता रहा हूं जो जरूरी है इस समय। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने 1600, अगर एग्जैक्टली ईयर बताऊं तो 1679 था। कहते हैं जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश करी और वो मूर्ति को भी, भगवान शिव के शिवलिंग को भी तोड़ना चाहता था, तो वहां के जो पुजारी थे वो शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर के एक कुएं में कूद गए। और वो वही कुआं कौन सा है? वही कुआं ज्ञानवापी कुआं है। तो जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद थी, अभी हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चला था, तो कुएं के अंदर से एक शिवलिंग निकला था। वो वही शिवलिंग है जो कहते हैं कि वो जो पुजारी जी थे वो शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर के कुएं के अंदर कूद गए थे ताकि शिवलिंग को कोई आंच ना सके। ये कहानी है। यहां से एक सवाल बनेगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कब बनाया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि भाई यहां पर हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 में बनवाया। देखो ऐसे याद रखो, काशी का कॉरिडोर बनवाना तो शुभ काम है ना, शुभ का मतलब होता है 21। तो 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया। यहां तक की बात समझ आ गई आपको? बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे किसी को भी? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, आगे आएंगे। ठीक है सर, हाँ चलिए सर, मैं मूवीज नहीं देखता, क्या मुझे देखना चाहिए? कभी कभी जरूर देखना चाहिए मेरे भाई, कभी कभी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मूवी देखने से आपको संसार में क्या चल रहा है इसका भी आइडिया रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवालों पे आए। सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ चुका है कहानी क्या है, कैसे है सब कुछ। काशी विश्वनाथ कब बनवाया गया? ये 80 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, देवी अहिल्याबाई होलकर 1780 में, ठीक। तोड़े जाने के लगभग 110 वर्ष के बाद में इन्होंने बनवाया था वाराणसी में। आइए सवाल करेंगे मेरे भाई, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है। शाबाश। कॉरिडोर क्यों होता है बच्चे? कॉरिडोर का मतलब अभी बताता हूं, ये सवाल कर लो फिर बताता हूं। तो भगवान बुद्ध ने, देखो हम अब ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान का पूरा समरी देनी है, माने ज्ञान का पूरा सार देना है, तो सार हम देते हैं सारनाथ में। आया, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर कॉरिडोर क्या होता है? ऐसे समझिए, जैसे काशी का जो मंदिर है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है। ये मंदिर है, जैसे मान लीजिए ऐसा, ये मंदिर है, ठीक है, इसके ऊपर ध्वज है ऐसे करके। अब यहां पर सकरी सकरी पतली पतली गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं।
तो इसीलिए क्या किया, आसपास की दुकानें, एरिया वगैरह सब खरीद करके सरकार ने वो सारी दुकानें तोड़वाई, उनको पैसा दिया। पैसा देने के बाद जो ये रास्ते थे इन सबको चौड़ा चौड़ा कर दिया, खूब चौड़ी चौड़ी परिक्रमा वाला रास्ता बना दिया। इसी को कॉरिडोर बोलते हैं। ये जो साइड का एरिया है इसको कॉरिडोर कहा जाता है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉरिडोर हो गया, ठीक है। सर औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था, धार्मिक वजह है या कुछ और? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने यूनुस, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि औरंगजेब मंदिर तोड़ता क्यों था। इसकी ऐसा नहीं कि इसको हिंदुत्व से नफरत थी, ये बहुत सुंदर सवाल है। औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? आमतौर पर हमें क्या पढ़ाया जाता है या प्रोजेक्ट क्या किया जाता है मीडिया द्वारा कि औरंगजेब एक मुसलमान था, मंदिर हिंदू थे, इसलिए वो तोड़ता था क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ये इसका सही आंसर नहीं है। असल आंसर क्या है, छोटी सी बात आपने पूछी है तो मैं बताता हूं। औरंगजेब का एक भाई था जिसका नाम था दारा शिकोह। समझना, औरंगजेब का एक भाई था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत सज्जन पुरुष था, जो कि सभी धर्मों से प्रेम करता था, किसी धर्म को बुरा नहीं मानता था। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा पसंद करता था धर्मों के जो शास्त्र होते हैं कि औरंगजेब ने उपनिषद जो होते हैं सनातन धर्म में, उपनिषद में नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उपनिषद को उसने ट्रांसलेट करवाया था फारसी में और उसका नाम दिया था, बेटा ये एग्जाम में सवाल आता है ये वाला, कि उपनिषद को जब ट्रांसलेट करवाया था तो क्या नाम दिया था। कहते हैं इसको बोला जाता है मजमा उल बहरेन। मजमा उल बहरेन, ये मजमा उल बहराइन, इसका मतलब होता है कि सारे ज्ञान का सागर। मजमा मतलब सारे ज्ञान का स्रोत एक है। तो उपनिषद को ट्रांसलेट करवाया। तो जो उलेमा थे, उलेमा बहुत चिढ़ गए। उलेमाओं को लगा कि ये तो जो बाकी धर्म है, गैर इस्लामिक धर्म है, इनको बढ़ावा दे रहा है। तो उलेमा दारा शिकोह को पसंद नहीं करते थे और शाहजहां इस बात पे अडिग था कि वो दारा शिकोह को ही राजा बनाएगा। तो अब पूरे मुगल साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। एक थे उलेमा जिनको दारा शिकोह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, औरंगजेब गद्दी पाना चाहता था। तो औरंगजेब ने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि मैं एंटी हिंदुइज्म हूं, मैं एंटी हिंदू हूं, मतलब मुझे हिंदू या मुझे काफिर या मुझे गैर मुसलमान पसंद नहीं। अब ऐसा करने से उसे उलेमाओं का सपोर्ट मिल गया बहुत ज्यादा। तो अपनी उस इमेज को बचाए रखने के लिए वो जीवन भर मंदिर तोड़ता रहा, क्योंकि अगर माने इसका रीजन रिलीजियस नहीं है, पॉलिटिकल है। वो अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए अब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसी धर्म का सहारा लेकर के वो गद्दी पर बैठा था। अब क्योंकि उसने इसी चीज का सहारा लिया था, इसीलिए उलेमाओं का सपोर्ट मिला था औरंगजेब को। इसीलिए क्या हुआ, वो अपने जीवन भर मंदिर तोड़ता रहा, क्योंकि उसको अगर नहीं तोड़ता तो उलेमा उससे अपना सपोर्ट वापस ले लेते, और उलेमा जिसको सपोर्ट करते थे जनता भी उसी को सपोर्ट करती थी। ये कारण है। मानिए ये धार्मिक कारण नहीं है, ये पॉलिटिकल कारण था इसका मंदिर तोड़ना। ये बड़ी प्यारी बात आपने पूछी। और अब हमें फीड ऐसा किया जाता है कि नहीं वो लड़ाई कर रहा था, एंटी हिंदू था, ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक देखा है, आगे बढ़ेंगे बच्चा, यहां पर आएंगे। हाँ जी, शाबाश। दारा शिकोह अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, बहुत 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 उसे हर कोई पसंद करता था, क्या हिंदू क्या सिख क्या मुस्लिम, हर कोई पसंद करता था उसको। शाबाश, वेरी गुड यार। अरे पढ़ लो यार, अभी मैं जसवंत सिंह भी बता दूं तो मैं दुनिया की सारी चीजें बता दूं, तुम्हारा एग्जाम इससे निकलेगा। दशावतार मंदिर बच्चा कहां है? दशावतार मंदिर मेरे भाई किस जगह आता है? दशावतार मंदिर मेरे पास में ललितपुर में आता है, ठीक है, ललितपुर में दशावतार। वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। आइए यहां आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण 1780 में किसने? देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं ये, और अब आपको कहानी पता है तो आप बता ले जाएंगे। बताइए आंसर सब लोग। हाँ जी, शाबाश शाबाश। हाँ, आज 7,000 बच्चे होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, पक्का, प्रॉमिस है, मेरा वादा है। मैं अपने वादे पे कभी पीछे नहीं जाऊंगा मेरे भाई, कभी नहीं जाऊंगा पीछे। आंसर मेरे पास, देवी अहिल्याबाई होलकर। कब बनवाया? 1780 में। कहां की रानी थी ये ग्वालियर की रानी थी ये। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा यहां आएंगे महापरिनिर्वाण मंदिर, जहां बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण मतलब जहां इन्होंने प्राण त्यागे, जहां बुद्ध ने प्राण त्यागे। तो बच्चे प्राण तो खुशी खुशी त्यागे थे ना, तो खुशी खुशी त्यागे थे तो क्या आएगा? शाबाश, हाँ जी हाँ जी। कन्वर्जन, कन्वर्जन वर देयर, यस, फोर्सफुल कन्वर्जन। मैंने बताया ना, दिस वाज आइडियोलॉजी जो उसको, अब देखो अगर मैं एक आइडियोलॉजी लेकर के आया हूं, मैंने कोई आइडियोलॉजी लेकर के गद्दी पर बैठा हूं, जब तक अब मेरे पास वो आइडियोलॉजी है तभी तक मेरी गद्दी है। जिस समय मैंने वो आइडियोलॉजी छोड़ दी, मेरे से गद्दी भी चली जाएगी। पैसा और ताकत से ज्यादा बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है।
समझ रहे हो? आइए आंसर आते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आया आंसर, कुशीनगर। एक प्यारी सी बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। चलिए एक बार रिवाइज कर दे जल्दी से, 2 मिनट में पूरा। आइएगा जरा। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था मेरे भाई? बहुत तेजी से बना। बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, तो बड़ा दिल किसका था? साफ दिल चाहिए, तो असफुद्दौला। अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का मकबरा कहां? सिकंदरा। सिकंदरा कहां है? आगरा के पास में। नैमिषारण्य की बात करेंगे, वो कहां पर है? नैमिषारण्य, तो जहां नैमी गिरी थी चक्र की, तो कहां नैमी ने शरण ली थी? सीतापुर के पास है, गोमती के किनारे। ये हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हमें पता है, देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आइएगा। चलिए बच्चे, अब हम आ रहे हैं भारत उत्तर प्रदेश के मुख्य किले कितने हैं उनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य किले, भैया हम कहानी अब नहीं बताएंगे, रुक जाओ यार तुम लोग। कहानी पता है, मैं इसलिए कहानी सुनाता नहीं हूं तुम्हें। एक कहानी सुना दो सर, कहानी सुनाइए। अरे भाई कहानी अलग, कहानी के लिए हम अलग से वीडियो डाल दिया करेंगे। तुम्हें जिसकी भी कहानी चाहिए हो तुम नीचे कमेंट करा करो, हम शॉर्ट्स क्रिएट कर देंगे छोटे छोटे 2-3 मिनट के। लेकिन अभी बेटा हमें मतलब सिलेक्शन के लिए पढ़ना है हमको, है ना? तो हमको सिलेबस भी तो कवर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं, ऐतिहासिक कालिंजर का किला जो है वो शेर शाह की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। क्या कहानी है इसकी, बताइए कहां पर है ये? फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसका। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सवाल ऐसा है जो आज तक सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार। अगर किले की बात करूं तो इससे ज्यादा बार सवाल नहीं आया भाई कोई। शाबाश यार। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके। हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, होमगार्ड में नहीं आएगा, कांस्टेबल में आएगा। पूरा सेक्शन होता है होमगार्ड में कांस्टेबल का, मतलब कांस्टेबल में तो पूरा हिंदी का सेक्शन होता है। देखिए अच्छा, अब ये समझिएगा इसका नाम कालिंजर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत प्यारा रहस्य है, बताता हूं। यार मैं पता है सोचता हूं बताऊं, फिर सोचता हूं रुक जाऊं, फिर तुम हर चीज में कहानी कहानी बोलोगे। पक्का ना, हम अपने हिसाब से कहानी बताएंगे जहां बतानी होगी। मैं सिर्फ उन जगह तुम्हें कहानी बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा मैं कहानी ऐसी बता रहा हूं। मैं बच्चे सिर्फ उस जगह कहानी बताता हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा वो, ये चीज है। देखो तो हुआ क्या था, इस कालिंजर नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रहस्य है। कहानी क्या है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, मतलब समुद्र का मंथन हो रहा था, उसमें एक चीज देवताओं के पास जा रही थी, एक चीज राक्षसों के पास जा रही थी। तो भगवान शिव ने ना जहर पी लिया था, याद होगा आपको। तो उनके गले में ना बहुत जलन होने लगी। तब उन्होंने क्या किया, वो इसी जगह पर, कालिंजर का जो किला है ना, ये पर्वत के ऊपर बना है, वो इसी पर्वत पर आए और यहां पर अपने काल काल के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो काल का अर्थ है मृत्यु, और जर का अर्थ जानते हो क्या है? विनाश। माने ये वही स्थान है जहां काल का भी विनाश हो जाएगा, समझे? यहां का इसीलिए यहां मंदिर है नीलकंठ मंदिर, क्योंकि भगवान शिव का जो गला था वो नीला पड़ गया था। इसीलिए जहां काल का भी जर हो जाए, जर मतलब मृत्यु, माने मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए, माने मृत्यु की भी पराजय हो जाए। तो आप सोचिए बहुत बड़ी बात है, तो उसी को कालिंजर बोलते हैं। तो बोलता है नीलकंठ महादेव मंदिर किस पहाड़ी पर है? वो कालिंजर पर है, क्योंकि भगवान शिव ने यहीं पर अपने उस विष पी करके यहीं पर मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ये है यहां की खासियत, ये है कि यहां जो शिवलिंग है, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहां की शिवलिंग में हजारों साल से आज भी पानी अपने आप रिसता रहता है। कथा यह है कि धरती ने भगवान शिव के जलन को ठंडा करने के लिए पानी की धारा निकाल दी थी, वो धारा आज भी उनके शिवलिंग से निकलती है। तो नीलकंठ मंदिर आता है मेरे भाई। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक, स्टोरी से तो आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है कालिंजर का किला है, देखो पहाड़ी वहाड़ी है, बट याद कैसे करेंगे? देखो काल के आगे हर बंदा मजबूर है, काल माने मृत्यु, मृत्यु के आगे हर बंदा मजबूर है। तो यहां पर आ गया हर बंदा मजबूर है, तो बंदा से आ गया बांदा, तो कालिंजर बच्चा कहां है? बांदा में, याद रहेगा। शाबाश यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्या करेंगे यहां पर, हाँ जी ओके ओके ठीक है। अभी देखो ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा एक और चीज बताता हूं, शेरशाह सूरी की आखिरी रात भी यही हुई थी। दिल्ली का सुल्तान था शेरशाह सूरी, आपने सुना है ना? तो इसे ये चाहता था कि दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी जो है वो इस किले को जीतना चाहता था। तो शेरशाह ना 7 महीने तक किले को घेर करके खड़ा रहा। ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था। 7 महीने तक कलिंजार की दीवारें ये टस से मस नहीं हो पाई। अंत में उसने क्या किया, उसने ना एक तोप जैसा हथियार अग्नेयास्त्र लिया, अग्नेयास्त्र चलाने का आदेश दिया। वो गोला ना किले की दीवार से टकरा करके वापस शेरशाह के बारूद के ढेर पर गिरा और वहां पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें शेरशाह बुरी तरह जल गया। और मरते मरते उसने एक खबर सुनी
कि उसने उसकी सेना ने किला जीत लिया है, लेकिन कालिंजर की दीवारें ऐसी थीं, ये असल में जीता ही नहीं था उसकी सेना ने। उसके सेनापति ने उसे खबर सुना दी ताकि वो चैन से मर सके। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है शेरशाह सूरी की मृत्यु से जुड़ा है उत्तर प्रदेश का किस जिला, क्योंकि 7 महीने तक भी जब वो नहीं कर पाया तो उसने आग्नेयास्त्र चलाया, वो गोला गया, दीवार से टकराया और बाउंस होकर के शेरशाह के बारूद के ढेर के पास आके फट गया और शेरशाह उसी में बुरी तरीके से जल गया था और तभी शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। ठीक, इसे कोई नहीं जीत पाया आज तक। कालिंजर, महादेव ने जहां जीता हो उसको इंसान कोई क्या ही जीत पाएगा। आइए आगे। तो कालिंजर का किला हमने देखा चंदेल शासकों का है और यह किला आज भी अभेद्य माना जाता है, कोई इस किले को आज तक कभी जीत नहीं पाया है। बोलिए बेटा जी, समझ आ गई है आपको बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। फिर आते हैं, अच्छा ये बताइएगा, फिर आता है हमारा रामगढ़ किला। कहां, रामनगर कहां जाएगा? ये वाराणसी के ऊपर है। भैया कहानी इन सब की है, लेकिन अगर हम कहानी सुनाने जाएंगे तो समझ लो कहानी की मतलब क्लास की फिर इतना लंबा क्लास चली जाएगी कि हो चुका फिर हमारा, हम लोग बता चुके। फिर बताया जाए ना बताया जाए? हमें पता है तुम क्या बोलोगे, बताया जाए, है ना? पता है तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ना हाँ सर, अरे सर बताइए बताइए, मजा आ रहा है तुम यार। लेकिन खैर जरूरी भी है ये बच्चे भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता है। हाँ, देखो छोटा छोटा बताता हूं, छोटा छोटा सुनते जाओ। कहते हैं यहां पर चुनार का किला, जो ये जादुई किला है, कहते हैं चुनार के किले में जादू है। कहते हैं ये देखो जादुई किला कहा जाता है ना, क्यों जादुई किला कहा जाता है? कहते हैं कि यहां पर आपने चंद्रकांता उपन्यास सुना है? चंद्रकांता, जिसमें एक यक्कू हुआ करता था, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता की पूरी कहानी ना यहां लिखी हुई है। चंद्रकांता में आपने देखा होगा तिलिस्म, जादू होता था, है। तो क्योंकि चंद्रकांता की पूरी कहानी, ये एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, उनका नाम है कलाजई। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कालजई। तो कालजई ने एक उपन्यास लिखा था, कालजई। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था चंद्रकांता। पहले बचपन में पता नहीं आपके टाइम पे आता था कि नहीं आता था, चंद्रकांता एक सीरियल आता था। कितने लोग जानते हैं यक्कू को? हाँ जी, यक्कू को। तो यक्कू जो है, ये पूरी कहानी यहां से है, इसमें तिलिस्म है पूरा। तो जो तिलिस्मी दुनिया दिखाई गई है वो यहीं से है। और कहते हैं कि उज्जैन के एक राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग करके यहीं पर तपस्या करने आए थे। तो कहते हैं उनकी आत्मा आज भी किला के अंदर एक गुप्त स्थान पर आज भी तपस्या कर रही है, समझे? इस किले को बनाने में एक बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उसको चुनार सैंडस्टोन कहते हैं। और अशोक का स्तंभ भी इसी पत्थर से आया है। मतलब आप समझिए, ये पत्थर बालू का है लेकिन आज भी इसको कुछ हुआ नहीं, ये हैरान करने वाली बात है। तो ये चुनार का किला आ जाता है, ये जादुई किला है, तिलिस्मी किला है ये। फिर आता है रामनगर का किला। यहां पर क्या है समझना। तो वाराणसी का जो ये किला है, यहां पर सबसे बड़ी बात है रामलीला। क्यों बोलते हैं रामलीला, रामनगर किला? क्योंकि यहां पर रामलीला होता है। कहते हैं एक बहुत पुरानी, आज लगभग 3,500 साल पुरानी एक घड़ी है। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती है, ये बताती है सूरज इस समय कहां पर होगा, चांद की स्थिति क्या है, नक्षत्र कैसा चल रहा है, आप कौन से नक्षत्र आपके अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये सब कुछ। तो उसी की एक ब्रिटिशर्स इतना ज्यादा इससे बहुत प्रभावित हुए थे, 19वीं शताब्दी में एक कारीगर से ब्रिटिशर्स ने इसको पूरा सही करवाया था। तो दुनिया का सबसे पुरानी रामलीला जो है वो यहां पे होती है मेरे भाई, रामनगर किले में होती है। और यहां पर जानते हैं बिजली की रोशनी इस्तेमाल नहीं होती, इस पूरे किले में सिर्फ मशाल से और लालटेन से रोशनी करी जाती है। तो दुनिया की सबसे पुरानी रामलीला, सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी रामलीला यहां पर होती है बच्चे, सबसे पुरानी रामलीला। अच्छा, आप याद कैसे रखोगे आपको ये बताता हूं। दुनिया का सबसे पुराना शहर पता है कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी। वाराणसी कहते हैं पृथ्वी का पहला शहर है, पृथ्वी पर इससे पुराना कोई शहर नहीं है। तो जो दुनिया का सबसे पुराना शहर होगा वहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी रामलीला हो रही होगी ना। बस ये कहानी है मेरे भाई, अब याद रहेगा। तो रामनगर में रामलीला है और ये वाराणसी में है। अब आते हैं अलीगढ़ का किला, इसे बौनगढ़ किला भी बोलते हैं। अब अलीगढ़ का किला क्या है, इसे बौनगढ़ क्यों बोलते हैं? देखिए कहानी क्या है, फ्रांसीसी कनेक्शन है। तो हुआ कि इस किले का जो ढांचा है वो एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने बनाया था, समझे? तो 1803 में जब मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई तो यहां पर अब मराठा इस किले में जाकर के बैठ गए थे, अलीगढ़ के किले में। तो यहां पर क्या हुआ,
इसके चारों तरफ खाई है, अंग्रेज ऊपर चढ़ नहीं पाए थे। तो ये बौनगढ़ का किला जो है, अलीगढ़ का किला, ये हमारे पास, ये तो नाम से ही क्लियर है कहां होगा, ये अलीगढ़ में ही होगा मेरे भाई। चलिए अब एक काम करते हैं, अब याद कैसे करेंगे, देखो तो चुनार वाली बात करते हैं। मिर्जा ने सबको चूना लगाया, देखो स्टोरी बता दी, अब ट्रिक पे आते हैं। देखो मिर्जा ने सबको चूना लगाया, तो मिर्जापुर में आ जाएगा चुनार। बोलो मेरे भाई याद रहेगा, बोलो मेरे भाई याद रहेगा। अरे मिर्जा ने सबको चूना लगाया, मिर्जा ने सबको चूना लगाया, समझ गए, मिर्जा ने सबको चूना लगाया, ठीक है। और रामनगर तो आप समझ गए, क्योंकि काशी सबसे पुराना शहर है पूरी धरती पर, इसीलिए सबसे पुरानी रामलीला रामनगर में होगी, तो रामनगर किला हो गया, ठीक है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ इतना ऊंचा है कि उसके सामने सब बौने, अली इतना ऊंचा है भाई, अली का कद इतना ऊंचा है कि उसके सामने सब बौने हैं। तो अली क्या है, अली एक रिस्पेक्टेबल फिगर है इस्लाम में, राइट। तो आप ऐसे समझ लीजिए अली का कद इतना ऊंचा है कि उनके सामने सब बौने हैं, तो बौनगढ़ किला अलीगढ़ आ गया। बोलिए यहां तक आ गया, बढ़िया से, शाबाश। चलो मेरे भाई बढ़िया से आया है आप लोगों को, कोई डाउट कैसा भी, अगर पसंद आया है, सबको अच्छा लगा है, तो ये बताओ 5,500 लोगों 2600 लाइक्स, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत मतलब गलत है? बोलो। चलिए, अरे भैया ये कैसे चलेगा ऐसे, अगर बढ़िया लग रहा है तो। इससे पता है हमें क्या पता चलता है, इससे ऐसा नहीं होगा कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कितने बच्चों को असल में समझ में आ रहा है, कितने बच्चे असल में इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कालिंजर का समझ गए, शेरशाह सूरी, वहां पर बारूद फट गया था, कोई जीत नहीं पाया। चुनार वाला आ जाएगा, मिर्जा ने सबको चूना लगा दिया है। रामगढ़ आ जाएगा वाराणसी में। और झांसी का किले की बात करेंगे, झांसी कहां पर आ जाता है, तो झांसी जो है ये देखो, झांसी में क्या हो रहा था, रानी, झांसी की रानी जो थी वो बंजारों की तरीके से घूम घूम करके, बंजारे घूमते हैं ना, घूम घूम करके सबको मार रही थी। तो ऐसे हम ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। झांसी का किला भी पूछता है एग्जाम में। आओ सवाल करते हैं बालक, आइए यहां पर आते हैं। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया, साथ में नोट्स भी बना रही हैं आप, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। आप रामनगर के पास से हैं, अरे वाह, अलीगढ़ किला बेटा अलीगढ़ में ही है, ठीक। चलिए सवाल करते हैं, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले के अभियान के दौरान हुई थी? आंसर मेरे भाई, पूरी क्लास जबरदस्त, चपाचप एकदम, शाबाश, पूरी क्लास आंसर करेगी। तो आंसर मेरे पास क्या आया, कालिंजर हो गया। आगे आओ, प्रसिद्ध चुनार का किला कहां पर आता है? तो चुनार के किले की बात करेंगे, चुनार का किला कहां हो जाएगा मेरे भाई, चुनार। मिर्जा ने सबको चूना लगाया, तो मिर्जा आ जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, आइए, वाराणसी के पास स्थित रामनगर का किला कहां पर, कौन सी नदी के तट पर बसा है? अरे भैया वाराणसी है, तो कौन सा हो जाएगा बताओ? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके। आंसर क्या आ गया मेरे पास में, रामनगर आ जाएगा हमारे पास में, कहां, गंगा के तट पर हो जाएगा, ठीक है। झांसी का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? झांसी का किला कहां आ जाएगा? झांसी की रानी बंजारों की तरह घूम घूम कर सबका, अंग्रेजों का नाश कर रही थी, तो बंजारा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन परिपथ जो है, मतलब क्या हुआ है कि बौद्ध सर्किट बनाया गया, भगवान बुद्ध के जीवन से जितनी भी अच्छी चीजें थी उन सबको क्या किया गया, उन सबको, जो बड़े बड़े स्थल हैं उन सबको एक साथ एक वहां पर सर्किट से जोड़ा गया, मतलब वहां ट्रेन चलाई गई, बसें चलाई गई, तो वो बुद्ध और जैन सर्किट और रामायण सर्किट भी होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से सर्किट आते हैं? बुद्ध सर्किट, ब्रज मतलब कृष्ण सर्किट, ब्रज सर्किट बोलते हैं, बुद्ध सर्किट, ब्रज सर्किट और जैन सर्किट और रामायण सर्किट, 4 सर्किट होते हैं कुल मिलाकर के। अभी जो हम देख रहे हैं बुद्ध और जैन सर्किट है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन? बोलो क्या हो जाएगा यहां पर? देखो कहानी ये है यहां पर कि खासियत ये है, जो कौशाम्बी है ये समझना, कौशाम्बी, कौशाम्बी कह रहा हूं, हाँ, तो कुशीनगर या कौशाम्बी, कौशाम्बी। देखो कौशाम्बी ऐसा है, यहां पर भगवान बुद्ध ने कई बार विश्राम किया है, इसलिए तो ये प्रसिद्ध हो गया। किसकी वजह से? ये विश्राम के लिए फेमस हो गया, भगवान बुद्ध के। दूसरा, आपको पता, बताइए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24। उसमें से जो छठे तीर्थंकर थे, 6th नंबर के जो तीर्थंकर थे, उनका नाम है पद्म प्रभु। तो गुरु पद्म प्रभु यहां पैदा हुए थे। तो यहां क्या हुआ, गुरु पद्म प्रभु जो है, पद्म प्रभु, ये जो है ये जैन तीर्थंकर है छठे नंबर के। तो छठे नंबर के जो पद्म प्रभु हैं वो कौशाम्बी में पैदा हुए थे, और जैन और जो ये भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने यहां पर विश्राम किया था कौशाम्बी में, इसलिए इसको
दोनों ही धर्मों में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया। श्रावस्ती क्या आ जाएगा? अच्छा, और देखो, अच्छा अब यहां पर आते हैं, कौशाम्बी देख लिया, तो यहां पर भगवान बुद्ध का ने विश्राम किया था और जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे। श्रावस्ती में देखो, श्राव मतलब होता है सुनना, तो भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश यहां सुने गए, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा दिए होंगे, तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने यहां दिए हैं। ठीक है, फिर संकिसा का मतलब क्या होता है? देखो बालक, संकिसा ये फर्रुखाबाद में है। कहते हैं, देखो, सा से संकिसा, सा से स्वर्ग, तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध को एक दिन सपना आया कि उनकी मां जो है वो स्वर्ग में बड़ा अकेला महसूस कर रही हैं और बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रही हैं। तो कहते हैं भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में चले गए। अच्छा भाई साहब, बेहतरीन चीजें देख रहे हैं आप। आजकल कहां है? आजकल हम स्वर्ग में हैं। ओके, तो भगवान बुद्ध स्वर्ग में चले गए, अच्छी बात है, मान्यता है, अच्छी बात है। तो स्वर्ग में चले गए और कहते हैं कि वो स्वर्ग के बाद फिर क्या हुआ, फरफर करके नीचे आए। तो फर्रुखाबाद में है, पंखों की फरफर करके स्वर्ग से नीचे आ रहे हैं। तो बुद्ध कहां? फर्रुखाबाद में, माने पहले संकिसा बोलते थे, स्वर्ग से संकिसा में उतरे, ये हो गया। फिर देखिएगा, अब बात आती है हमारे पास कपिल वस्तु, पिपरवा बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां भगवान बुद्ध का बचपन जीता है, बचपन बीता है, समझे? तो सिद्धार्थ अपने सिद्धार्थ नगर, माने कपिल वस्तु में बालक थे ना, तो कपिल वस्तुओं सिद्धार्थ नगर जो है, ये क्या है? सिद्धार्थ नगर को ही आज, जो उस समय कपिल वस्तु जिसको बोलते थे, आज उसी को क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ नगर बोलते हैं। तो ये पिपरवा और कुछ नहीं है, ये सब कुछ सिद्धार्थ नगर जिला है, जो आज आप सिद्धार्थ नगर जानते हैं जिसको। आ गई बात समझ में? शाबाश। चलिए, यहां पर आ गए आपको जाना है भगवान बुद्ध के पास, बिजी है भाई भगवान अभी। चलिए, अच्छा, आप फर्रुखाबाद से हैं, आप भी फरफर करके पंखे से उतरिएगा, बेहतरीन। ठीक है, फरफर करके फर्रुखाबाद से उतरिएगा, पंखे से उतरिएगा, बेहतरीन। चढ़िएगा मत भाई, बस, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, आगे बढ़े मेरे भाई, बढ़िया से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ रहे हैं। सारे बच्चों को समझ आ चुका है ना अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, फिर आएंगे यहां पर, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? बोलो मेरे भाई, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? तो इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे जहां सबसे ज्यादा सुना गया है, श्रावस्ती में। सबसे पहला कहां दिया था? यहां पर सबसे पहला दिया था। आगे आएंगे, जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है, जहां वो पैदा हुए थे? उत्तर। ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई। ये भी बात सही है, बजरंगबली भी सूर्य को निगल सकते हैं, ये भी बात सही है यार, बात तो सही है। चलिए, तो बुद्ध भी स्वर्ग जा सकते हैं, एकदम सटीक बात है ये। आइए, तो यहां पर क्या होता है, ये आ गया कौशाम्बी। किसी दिन आपको इसकी कहानी बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो रुको यार, अभी सवाल कराने हैं बहुत। किसी दिन आपको इसकी कहानी बताऊंगा, सूर्य को निगलने का तात्पर्य क्या है, या पूरे समुद्र को पी लेने का तात्पर्य क्या है। जाहिर सी बात है, कोई समुद्र तो पी नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, उपनिषद में लिखा हुआ है, किसी दिन बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत पसंद है हमें पढ़ना, हिस्ट्री जब हम पढ़ाते थे, मतलब 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। हिस्ट्री जब मैं पढ़ाता था ना, तो जब वेद पढ़ाता था, तो वेदों में उपनिषद आते थे, तो हमने ना उपनिषद की ई बुक्स डाउनलोड करके हमने उपनिषद बहुत पढ़े हैं, उपनिषद बहुत पढ़े हैं। वेद में आपका ये यजुर्वेद जो है, जिसमें यज्ञ होता है, वो बहुत पढ़ा है, ये सब बहुत पढ़े हैं। आइए, बौद्ध स्थल है संकिसा, उत्तर प्रदेश में, क्या कहां पर है? तो क्या हुआ था, यहां पर भगवान नीचे उतरे थे, स्वर्ग से नीचे उतरे थे। शाबाश। गुरु नानक देव जी के बारे में बताएंगे, जब आपको सिखिज्म पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी, बहुत अच्छी अच्छी बातें। चलो, है अभी बता दे, है ना, सिलेबस तो कराना नहीं है हमको, है ना, सिलेबस तो कराना नहीं है, अभी बता दे। चलो, मूलगंध कुटी विहार ये कहां पर है? अब तो आपका, अब देखो मामला यहाँ टाइट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता होगा मूलगंध कुटी विहार कहां पर है। देखो, तो मूलगंध कुटी विहार, हिंट दे दूं आपको, हिंट दूं, मूलगंध कुटी विहार कहां पर है? ये वही है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब बताओ, जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे नेहा, एकदम सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लो, बस रेगुलर रहो, एक भी क्लास मत छोड़ो, विश्वास मानो। बेटा ध्यान रखना, कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास है, एक भी बच्चा मत छोड़ना, सुबह 8 बजे होगी, ध्यान रखना, ठीक है? लिख लो, अलार्म लगा लो, मैं फिर कह रहा हूं, भूल जाओगे तो मिस कर दोगे, ठीक है? मैगजीन भी दूंगा, लाइव ही दूंगा, ठीक है? इसलिए जरूर से करिएगा। चलिए, यहां पर समझिएगा, मूलगंध कुटी विहार का मतलब क्या है। मूलगंध कुटी का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी कुटिया जहां मुख्य सुगंध निवास करती है, मतलब एक ऐसी कुटिया जहां की सुगंध कभी खत्म ही नहीं होती है। कहते हैं, जब भगवान बुद्ध सारनाथ आए अपना, मतलब अपना पहला उपदेश देने,
तो जिस जगह वो ध्यान लगाते थे, विश्राम करते थे, उसे मूलगंध कुटी बोलते हैं। मतलब कहते हैं कि बुद्ध की उपस्थिति के कारण वहां पर हमेशा चंदन जैसी दिव्य खुशबू आती है, इसीलिए उसको मूलगंध कुटी बोलते हैं। समझ आ गया? आज यहाँ पर जो मंदिर है वो उसी याद में बनाया गया, मूलगंध कुटी। ये देखो, ये है। तो मूलगंध कुटी मतलब बुद्धा यहाँ पर आकर के विश्राम करते थे उपदेश देने के बाद। तो यहाँ पर एक चंदन जैसी महक आती है। तो ये आ गया, पहला यहां दिया था सारनाथ में, ये हो गया। ठीक है, रैपिड फायर तो अभी भी याद ही किया है तो तुम्हें आता ही होगा। अब आते हैं नदियां और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो कौन कौन सी नदियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और परियोजनाएं, चलिए आइए अब देखते हैं। अच्छा, आप बच्चों की गाड़ी चलाते हैं, क्या बात है अमरीश भाई, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। बच्चों को ऐसा मत करिएगा भैया, मैं आपसे विधिवत निवेदन करता हूं, ऐसा मत करिएगा। आप बच्चों एक गाड़ी चल रही है और आप ये मत करिएगा कि एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से करंट अफेयर। भाई गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना, बच्चों की गाड़ी है वो, ठीक है, वो करिएगा बढ़िया से। क्लास बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, मतलब कल छोड़िएगा मत, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है अमरीश भाई, हम समझ रहे हैं यार, आपको आपके मदर फादर नहीं है, आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यार बहुत गर्व की बात है कि आप लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, आप दुनिया की तरीके से हताश होकर के नहीं बैठे हैं। मतलब बिग सैल्यूट टू यू भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। जब तुम इस भयानक समय से निकल के पार लग जाओगे ना, और जब तुम मुड़ के देखोगे तुमने क्या क्या पार कर लिया, तो तुमको इतना कॉन्फिडेंस आएगा अपने जीवन के ऊपर, खुद के ऊपर इतना गर्व फील होगा। ये नहीं इससे मतलब है कि तुम लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाओ, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे कि जब तुम ये पूरा समय पार कर लोगे, तुम कुछ पा लोगे, और जब तुम फिर पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हें कसम से तुम्हें इतना सुकून फील होगा, तुम्हें लगेगा ये तुमने बनाया है, तुमने अपने आप बनाया है, किसी का सहारा नहीं था, तुम खुद से वहां खड़े हुए और तुमने खुद से अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जीवन में इतना संतोष दिलाएगी जितना करोड़ों रुपए भी नहीं दिलवा पाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। आओ चलिए देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? अब बच्चे हम नदियों की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आ जाएगा हमारा? बच्चे ध्यान रखना, देखो ये क्या आ जाएगा, गंगा नदी कहां से बिगिन होती है, तो यहां से बीबी फैक्टर है, तो शुरुआत होगी, देखो शुरू होती है बलिया से, बिजनौर से, और अंत होती है, आखिरी में जाती है बलिया। ये दोनों चीजें याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? कहते हैं कुल मिलाकर के 1450 किलोमीटर की है। शाबाश यार। यहां पर क्या होते हैं, क्या बात है यार अमित भाई, कोई बात नहीं अमित, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है। अभी देखो, अभी क्या करेंगे यहां पर, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कितनी लंबाई है, 1450 किलोमीटर की लंबाई है। क्या आ जाएगा बालक? 1450 किलोमीटर की लंबाई है यहां पर गंगा की उत्तर प्रदेश में। पहले 1000 किलोमीटर बोला जाता था, लेकिन अब 1450। कितने जिलों से निकलती है? 28 जिलों से निकलती है। तो गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर। गंगा कितने जिलों से निकलती है? 28 जिलों से निकलती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? गंगा 28 जिले, ये हो गया, 28 जिलों से निकलती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है ये 2008 में मिला है, 2008 में मिला है, ठीक है। और गंगा जो है, तो ये आ गया 28, बीच में 2 जीरो डाल तो 2008 बन गया सीधे। और इसके बाद इसकी सहायक नदियां क्या है? राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, ऐसे बोला करो गाना गा करके तो याद रहेगा। राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, गाना गा के बोलोगे तो हमेशा याद रहेगा। और ये बाएं हाथ से आती हैं, दाहिने हाथ से यमुना और टोन्स, दाहिने हाथ से यमुना और टोन्स आती हैं। आइएगा जरा सवालात देखते हैं। देखो यहां पर एक बार आप सब लोग जरा पढ़ जाओ इसको, देखो समझ आ रहा है? शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ओ ठीक है सर, मुझे स्वर्ग और ना भगवान ना कोई दिव्य शक्ति को नहीं मानता सर, क्या ये सही है? सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस बात ये होती है जब हम परेशान होते हैं ना, जब कुछ नहीं समझ में आता है, तो पता है जब जिस दिन बहुत दुखी हो गए ना, या कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिस दिन सोचोगे ये ना हुआ हो, तो पता है एक ही चीज होगी, हे भगवान ऐसा ना हो, बस देख लीजिएगा। ये जो विश्वास होता है ना, सब इसी पे है यार, और कुछ नहीं है जीवन में। ना आप कभी ईश्वर को देखेंगे, आप जो ये महसूस करेंगे ना यार कि जब बहुत कुछ गड़बड़ हो गया एकदम से, या पेपर मान लो छूट रहा है, 5 मिनट बाकी है, तो एक ही चीज, भगवान आज अंदर भेज दीजिए, अगली बार से हम पक्का समय पर करेंगे। हमने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जो विश्वास होता है बस इसी के लिए, इसी को आस्था बोलते हैं यार। चलिए ये देख लिया आप सबने अच्छे से, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
फिर देख रहे हैं यहां पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से बाहर निकलती है? देखो भाई ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। शाबाश। ओ हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में। ओ भाई जीएस किंग, अरे रे रे रे। ठीक है, कूपन कोड बताइए भैया, अभी हम बता देंगे, हम बैच वैच सब बता देंगे, तुम पढ़ तो लो अभी, कौन कहां भाग रहे हैं भाई, अभी हम हैं पढ़ा रहे हैं तुम्हें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी कहां से जाती है मेरे भाई? ये जाएगी आपकी, मतलब निकलेगी कहां से? ये निकलेगी बलिया से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में अनुमानित लंबाई कितनी है? सब लेटेस्ट है, देखो एकदम लेटेस्ट, मतलब गरम गरम एकदम कढ़ाई से निकाला एकदम सरकार ने बनाया, हमने कढ़ाई से निकाला। आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? 1000 किलोमीटर। बच्चे आंसर मत करना, अब ये आंसर गलत मानते हैं, क्योंकि नई लंबाई के तहत गंगा की 1450 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। पूरे भारत में कितनी है? ये पूरे भारत की है, ध्यान रखना, पूरे भारत की कितनी है? पूरे भारत में हमारे पास में ये आ जाएगा पूरे भारत का 2525 किलोमीटर। सिर्फ अगर मैं बात करूंगा यहां की तो 1450 किलोमीटर। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, ठीक है। ओ क्या बात है प्रदीप जी, हम आपके बेटे को भी हेलो बोलिएगा, ठीक है, वो हमारी तरफ से हेलो बोलिएगा। बहुत सारी विशेष हमारी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रामगंगा नदी किस स्थान पर है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिएगा। यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां आएंगे। पता है यार, आपके संग क्लास करो ना तो एक दिल खुश हो जाता है, एक होता है पढ़ाना, एक होता है दिल खुश होना। आप लोगों के संग क्लास करके पता है बड़ा दिल खुश सा होता है, पता नहीं मजा सा आता रहता है, एक इंजॉयमेंट सा लगता है क्लास लेकर के। देखो तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ये गंगा नदी है, ध्यान से सुनना, इसको हमें याद, इसमें ना, इसमें बाएं और दाहिनी जो सहायक नदियां होती है वो पूछता है, ठीक। तो बाएं और दाहिनी सहायक नदी की बात करेंगे तो ऐसे राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, ये आ जाता है। 5 ऐसे आएंगे, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी। तो यहां क्या आया? राम गंगा, गा के बोलो, समझो, गा के बोलो, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, ऐसे गा के बोलो तो याद रहेगा। राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गंडक कोसी, ये आ गया, ठीक है। तो ये आती है नदियां। इसके बाद ये बाएं हाथ की हो गई। अच्छा देखो, बायां दायां कैसे देखते हैं बालकगण? देखिए ऐसा है कि जैसे ना नदी जिधर बह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल नदी ऐसे बह रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी दिशा में देखूंगा, ऐसे बह रही है ना, तो मैं इसी दिशा में खड़ा हो जाऊंगा, नदी के प्रवाह की दिशा में मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब मैं देखूंगा मेरे बायां हाथ इधर जा रहा है ना, मतलब ये बाई ट्रिब्यूटरी है। दाहिना हाथ नीचे की ओर है ना, तो ये दाहिनी ट्रिब्यूटरी है। तो यहां से ये यमुना है, ठीक है, ये यमुना है, यमुना। फिर यमुना, सोन और टोन्स, बस ये है, यमुना, सोन और टोन्स। एक कर्मनाशा भी होती है, बट ठीक है, इतना काफी है। बोलो आया? चलो शाबाश यार, वेरी गुड यार, मजा आ गया भाई, ठीक है। हाँ जी हर्ष भाई, मस्त एकदम। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पर इतना देख लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। यहां तक की कहानी हम सब ने देख ली है, अब चलते हैं आगे। एक बार जरा सारे बच्चे खुल के बोल दो, एक बार इसकी पूरी ट्रिब्यूटरी को बोलो एक बार। राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, एक बार बोलिएगा प्लीज। राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, एक बार बोलिएगा प्लीज। शाबाश, वेरी गुड यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राम गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी हो गया। अरे वाह क्या बात है आपका बच्चा 5 साल का है, वो भी पढ़ रहा है, क्या बात है। हमारा हाय बोलिएगा, और उसको बहुत सारी, ईश्वर करे बहुत सारी खुशियां मिले उसको, बहुत सारा ज्ञान मिले, उस ज्ञान को वो दुनिया की भलाई के लिए काम में लाए, खुद भी बहुत बड़ा इंसान बने, बहुत समृद्ध बने हर तरीके से, साथ में उस समृद्धि का इस्तेमाल सबकी भलाई में करे। ऐसे हमारे विषय हैं आपके बच्चे के लिए, बहुत अच्छी बात है। आइएगा, गंगा को भारत की भारतीय नदी कब घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, बोलिएगा। शाबाश, आ हा, क्या बात है, बिल्कुल सही आपने दिया आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंसर मेरे पास क्या आया? भारत की राष्ट्रीय 2008 में ये आ गया हमारे पास। आगे आएंगे यमुना और सहायक नदियां। अब देखो भाई, मेरे यहां पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, ओ अब देखो यहां पर बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ओ क्या बात है प्रताप भाई, ठीक है। देखिएगा, अभी यहां हम लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? वो तो जल्दी से बोलो, जल्दी से, कितनी लंबाई है, अनुमानित लंबाई कितनी होगी, पता है आपको? ये आ जाएगी 1450, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर? यमुना के ऊपर। ये थोड़ा सा याद करना है, कैसे? यूपी में यमुना, देखो
यमुना ने यूपी में आने के लिए, यमुना जो ना देखो यमराज की बहन है भाई, देखो अच्छा आपको पता है ये बात सच में? असल में यमुना कौन है? कहते हैं असल में जो यमुना नदी है, यमुना देवी है। और ये कौन है? ये यम देवी है, यमराज की बहन है यमुना। इसीलिए एक जो आपने भाई दूज का त्योहार देखा है, तो भाई दूज में क्या होता है, एक कहावत है कि अगर भाई बहन हाथ पकड़ के अगर यमुना में अगर एक बार स्नान कर लें तो कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। माने क्योंकि वो यमराज की बहन है, तो वो सिफारिश लगा लेती है कि भाई इन भैया बहनी को कुछ मत होने देना। ये सच में ये मान्यता है और बहुत फेमस मान्यता है ये यूपी की। चलो, तो यहां पर क्या करेंगे, यमुना यूपी में कहां आती है? मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया, कैसे याद रखोगे? भैया यमराज की बहन है तो उनको कोई ऐसे तो आने देगा नहीं, है ना? उनको कोई ऐसे तो आने देगा नहीं भाई। यमराज तो हर कोई चाहता कभी ना आए उनके घर में। कौन चाहेगा यमराज पधार जाए? तो सारे देवता पधारे, बस यम देवता ना पधारे कभी। तो अब क्या है, अब देखिए क्या है, तो उनको घर में, इनको यूपी में आने नहीं देता, तो उनको यूपी में आना के लिए सहारा लेने की जरूरत है। उनको यूपी में आने के लिए सहारा लेने की जरूरत है, तो सहारनपुर से आ जाएंगे। बोले बच्चे, डन हो गया। तो यमुना यहां पर सहारनपुर से प्रवेश करती है। फैजाबाद नाम की एक जगह है, वो वाला फैजाबाद नहीं, दूसरा फैजाबाद है ये। तो यूपी में प्रवेश करती है, फैजाबाद नाम का एक गांव पड़ता है, वहां से सहारनपुर से आती है ये, ठीक है। और प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। यहां तक आया, ठीक है। सर गंगा में कौन सा वायरस पाया जाता है? वायरस नहीं पाया जाता है, देखो एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अच्छा सवाल है आपका कि गंगा में कौन सा वायरस पाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ये है दोस्त कि गंगा जो है, इसका पानी बड़ा अमृत बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा में जितने भी विषाणु होते हैं, उनका एक बाप विषाणु होता है, बाप विषाणु। उस बाप विषाणु का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कहां कहां से बीच से आप लोग सवाल निकाल कर ले आते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का काम पता है क्या होता है? ये गंदे बैक्टीरिया को खाता है, समझे? मतलब समझ लो ये बिल्कुल ऐसा है पुलिस वाला जो चोरों का सफाया करता है। ये मतलब ये पुलिस एक पुलिस वाला गुंडा जो बाकी गुंडों का सफाया करता है, ये वो है। तो इसका खाना होता है गंदे बैक्टीरिया, तो ये सारे गंदे बैक्टीरिया को खा जाता है। इसीलिए गंगा का पानी साफ होता है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? बेटा जल्दी जल्दी बोलिएगा, मेरी क्लास भी है अभी 9:30 से, 9:30 से ना मेरी अभी बैच में क्लास है। शाबाश, सारे आए हुए तो सवाल है, ये लो सारे हैं। होमगार्ड की सैलरी के बारे में आज मैम ने बताया हुआ है, मैम ने बताया, देखिएगा। हाँ जी अनुष्का, बोलो भाई। वेरी गुड यार, ओ क्या बात है हरविंदर, यार तुम लोग बहुत मेहनती हो यार, सच है। रात को ठंडा गाड़ी लोड करते हैं और पेप्सी की, और दिन में लाइब्रेरी जाते हैं। सैल्यूट है यार तुम लोगों को, मतलब बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। मुझे तो लगता है मतलब मैं क्या ही मेहनत करूंगा, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। आओ, तो यमुना नदी कहां सहारा लेना पड़ेगा? सहारनपुर हो गया। आगे देखो, तो ये एंट्री होती है सहारनपुर में। गंगा से कहां मिलती है? गंगा से मिलती है प्रयागराज में। तो देखो जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो एम्बलम है ना, उसमें भी देखो ये ऐसे और फिर ऐसे बनाया गया है। तो असल में गंगा यमुना का मिलन ही दिखाया गया है, ठीक है। तो ये प्रयागराज में हो गया। फिर देखो अब यहां पर यमुना से इसकी तीन सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल है, बेटवा है और केन है। चंबल बेटवा केन, तो चंबल आ जाएगा इटावा के पास में, ठीक है। इटावा के पास में चंबल हो गया। फिर बेटवा किसका? हमार बेटवा, तो हमीरपुर हो गया। ऐसे याद रखो, बेटवा किसका? हमार बेटवा, तो हमीरपुर हो गया। और फिर केन, केन मतलब कौन? किसका बंदा, तो केन बंदा। केन माने किसका? किसका बंदा, तो बांदा हो गया। तो बांदा के पास में केन, हमार बेटवा माने बेटवा नदी जो है वो हमीरपुर के पास में मिलती है इससे। और फिर चंबल, चंबल में तो डाकू होते थे ना, इटावा में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और नदी है हिंडन, ये नोएडा के पास में मिलती है, ये आती है हिंडन। ये आपको नाम याद रखेंगे आप इसका। जरा यहां देखिएगा, चंबल यमुना में किस स्थान के पास में मिलती है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। शाबाश, पीडीएफ का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, हाँ जी बताओ भाई प्रदीप बाबू। शाबाश शाबाश शाबाश, आय हाय हाय क्या बात है यार, वॉइस आ रही है मेरे वाल बालक, वॉइस बहुत अच्छी आ रही है। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया अनूप यार, शाबाश। ठीक है, आंसर क्या आ गया? हाँ हाँ क्या बात है धर्मेंद्र, बहुत बढ़िया यार। तो आंसर क्या? चंबल कहां जाएगा? चंबल कहां, देखो एक एक देखो, चंबल कहां आएगा? चंबल इटावा, बांदा में केन, और बेटवा किसका? हमार बेटवा, तो हमीरपुर आ जाएगा। बेटवा नदी का, आगे आओ। बेटवा नदी, कमान भाई सारे,
किसका बेटवा? हमार बेटवा आंसर आ जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं ना, सर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया, आपसे पढ़ा था, काय में सिलेक्शन हुआ यार? काय में सिलेक्शन हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। चलो देखो, तो बेटवा नदी, अच्छा हमारे पास क्या आएगा यहां पर? बेटवा किसका? हमार बेटवा, तो हमीरपुर हो जाएगा यहां पर, ये आ गया। ठीक है, अभी देखो, शाबाश यार। अच्छा, आप पंचायत सहायक हैं, क्या बात है, वेरी गुड। ओहो, पंचायत सहायक हूँ ग्राम पंचायत में और 10 साल बाद पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास लेके एक जुनून सवार हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे भाई। आओ, तो बेटवा हो गया। केन नदी जो है यमुना में कहां मिलती है? सारे बच्चे करें। केन माने किसका? किसके बंदे हो भाई? केन, केन, केन मतलब किसके, संस्कृत में केन का मतलब होता है किसके, तो किसके बंदे हो? तो बांदा, बांदा में आ गया ये। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आंसर देना भाई मेरे सारे लोग, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। खुशी हुई भाई, एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी गुड। तो डन हो गया मेरे भाई। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, बेटवा, रामगंगा। हमारे पास में उत्तर क्या आ गया? हमारे पास में उत्तर आया है चंबल, केन, बेटवा, रामगंगा। इसका आंसर आएगा सहायक नदी नहीं है का हमारे पास आ जाएगा रामगंगा सहायक नदी नहीं है। तो यहां से आपने उत्तर प्रदेश की नदियां देख लिया है, आपने जितनी भी चीजें, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कांस्टेबल के आए हुए सवाल है, वो भी लेटेस्ट लेवल है, तो लेवल भी आपने देख लिया और आपको सब कुछ याद भी हो गया है। बढ़िया से आया मेरे भाई, ये बताओ। अब इसके बाद अगली क्लास जो मैं लूंगा कल, कल मैं नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं वो पढ़ाऊंगा आपको, बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे गोमती के किनारे कौन सा है, जैसे गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है, ये सारी जो चीजें हैं, सबसे लंबी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की कौन सी है, ये सारी चीजें। ठीक है, निचली गंगा नहर कहां से निकलती है, तो कल नहर पढ़ाऊंगा। नहर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी जीके का, तो ये कल पढ़ाएंगे हम, तो मिस मत करिएगा। एक चीज ध्यान रखो बच्चे जी, क्लास मेरी शुरू होती है ठीक 8 बजे से रात में, तो आपको 8 बजे आ जाना है, ठीक। अच्छा बताओ फिर कल रीजनिंग करवा दूं, बोलो, कल रीजनिंग करवा दूं, पक्का है? तो कल मैं शाम को 6 बजे रीजनिंग का एक मैराथन लगवा रहा हूं 2-2.5 घंटे का, ठीक है। कल शाम को लगवा रहा हूं रीजनिंग का मैराथन, लगवा रहा हूं 2-2.5 घंटे का, शाम को 6 बजे से ये लगवाऊंगा। कल शाम को रीजनिंग है ये, फिर कल देखिएगा। और आप लैब की एक और फैकल्टी से मिलिए, स्वप्निल मैम कराएंगी रफ्तार रीजनिंग। भाई साहब धुआं निकलेगा कानों से और हाथ से, इतनी तेजी से आपकी स्पीड बनवा देंगी, आपका कलम ना जल जाएगा, आप इतनी तेजी से सॉल्व कर रहे होंगे। जादू है उनके पास में, जादू है। हम लोग उनको रफ्तार रीजनिंग की रानी बोलते हैं यहां पर, बहुत 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 गजब रीजनिंग है तो उनकी। ठीक है, तो ये है। अच्छा बेटा, अब कल सुन लो कल का क्या सीन है मेरे भाई, और उसके बाद तुम्हें जो पूछना हो तुम पूछ लेना, हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, आजा भाई। ये देख रहे हो, यहां पर कुछ हमने लगाया हुआ है, ये तो आप हो गए, हम लोग अभी हैं यहां पर। ये देखिए बालक, कल ये देखो यहां पर, ये हम कल पूरा का पूरा यहां पर करा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, कल सुबह सुबह। अभी से जाके इसको लाइक करके रख लेना, कल सुबह एडिटर साहब पिन कर दीजिएगा लिंक यहां पर ऊपर, ठीक है। कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, मॉर्निंग 8 AM। लेट मत होना, मिस मत करना, बहुत प्यारी क्लास है, ठीक है। मजा आ गया, एकदम बेहतरीन सा। और संडे को रात में 8 बजे क्या कराएंगे? सारी सरकारी योजनाएं ये कराएंगे भाई साहब, अलग लेवल पे है ये, ठीक है। ये संडे को मैराथन है सारी, मतलब गजब लेवल पे कराएंगे ये भी, ठीक। तो ये हो गई। तो इधर ना मैं थोड़ी ज्यादा क्लास लूंगा तुम्हारी, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हें ट्रेन कर दूंगा एकदम, मैं तुम्हारी ज्यादा क्लासेस लूंगा। टेलीग्राम पे बच्चे एक्टिव रहना, सुनो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। मैं तुम्हारी क्लास सैटरडे भी मैराथन लूंगा, सैटरडे रात में भी मैराथन लूंगा, संडे सुबह भी मैराथन लूंगा, संडे सुबह भी लूंगा, और संडे रात में भी लूंगा, मतलब निचोड़ दूंगा तुम्हें। क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया है कि नौकरी तुम्हारी मैं दिलवा के रहूंगा, ये मेरे ऊपर है, तो हम निचोड़ देंगे आपको। और कांस्टेबल का फॉर्म हर कोई भरेगा, हर बच्चा कांस्टेबल भरेगा जो एलिजिबल है, बहुत अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। चलिए एडिटर भाई को दिखा दें, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। अच्छा देखो, हम लोग इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पेज आपको दिखाता हूं, रोजगार का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल जो है, एडिटर साहब है क्या आज हमारे पास में? वो कोई नहीं है क्या? नहीं है हमारे पास इंस्टाग्राम आज, कोई नहीं, कल दिखाऊंगा तुम्हें इंस्टाग्राम, ठीक है। ये टेलीग्राम है, यहां पर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम कल दिखाऊंगा, उसमें तुम्हें इंस्टाग्राम एडिटर साहब भी कल फोटो दिखाता हूं, ठीक है। बढ़िया लगा बेटा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड का है ये। अब कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कौन सी क्लास लें, यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी? बच्चे आप जो भी आपने फॉर्म भरा, दोनों भरे हो तो दो,
ठीक है, ओके। स्वप्निल मैन जैसा आज तक कोई नहीं मिला रीजनिंग का, हाँ वही, उनके जैसा धुरंधर नहीं है, आप उनसे पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वही आ रही हैं कल शाम को 6 बजे, वही आ रही हैं, धुरंधरे रीजनिंग भाई, मतलब धुआं धुआं निकाल देंगे रीजनिंग में, वो ऐसी है। चलिए अच्छा, बाय करते हैं बच्चे। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अब देखो, अब बैच के बारे में जिसको जो जानना है एक बार में बता दे रहा हूं बेटा जी, एक बार में सुन लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास है इसके बाद में। देखो, पहला, ये होमगार्ड का, जो जिन बच्चों को होमगार्ड का बैच लेना है बच्चे, ये है आपका, ये आपका 699 का है। इसमें ये पूरा बैच है, इसमें पूरी जीएस, पूरी साइंस, पूरा चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, यूपीजी के कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। ये 249 का है, 800 का था ये, अभी 249 का है, 3000 बच्चों के लिए अभी भी है। इसमें लगभग 1500 बच्चे फुल हो चुके हैं, थोड़ी सी बाकी है, कल परसों तक अभी प्राइसिंग यही रहेगी, कल परसों तक फुल होगी ये। तो ये वाला है, तो ये कहां मिलेगा? ये लैब ऐप पे। अगर आप अपनी पढ़ाई अपने आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आपको और दिशा चाहिए और एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, तो आप बच्चे यहां पर, आप चाहें तो आप यहां पर भी आ सकते हैं। दूसरा, इसके लिए मैं स्पेशल बोलूंगा मेरे भाई, कांस्टेबल। मैं एक टाइम लिख के दे रहा हूं आज, वो भी टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी इस चीज के लिए। आज इसमें हमने 3000 बच्चों का आपसे वादा किया था, 3000 तक प्राइस किया जाएगा। भाई मेरे 3200 ऑलरेडी हो चुके हैं अब, लेकिन क्या है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब बच्चे कह रहे हैं सर कोड बता दीजिए, कोड बता दीजिए। मैं एक फिक्स टाइम दे रहा हूं, इसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम पहले से ही आपको बताते रहते हैं कि भैया कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग के 2500-3000 बच्चों के लिए प्राइसिंग है, क्योंकि इस प्राइसिंग के ऊपर 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट लाना, आप खुद समझ रहे होंगे, 80 रुपए एक सब्जेक्ट, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना। तो मतलब ये हमारी तरफ से बस एक तोहफा ही होता है आपके लिए। तो इसके लिए यही कल दोपहर में, मान ले चलिए 1 बजे मैक्सिमम, दोपहर में 1 बजे ये ऑफर आपका ना वर्दी कोड लग के ये बंद हो जाएगा। ये आपका 699 का बैच है, ये 699 का वर्दी लगा के अभी आपको 399 का हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सीट फुल हो चुकी है 3000 पूरी की पूरी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको और आगे तक चालू रखना, ठीक है। तो ये कल 1 बजे शार्प लिख के ले लो मेरे भाई, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बात समझिए, क्योंकि फिर हमारे लिए भी वो संभव नहीं हो पाता उस चीज को। तो इसीलिए कांस्टेबल वाले जितने बच्चे हैं, कांस्टेबल वाले सारे इसको लेंगे, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, होमगार्ड से कांस्टेबल नहीं होगा, कांस्टेबल से एक बार होमगार्ड फिर हो जाएगा, लेकिन होमगार्ड से कांस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि होमगार्ड में ना मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है, इसमें मैथ्स रीजनिंग हिंदी सब आती है कांस्टेबल में, इसलिए। ठीक है बच्चे, और कुछ? हाँ, वर्दी बैच है, वर्दी बैच आज से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया है, आज से इसमें शुरू हो गया क्लास, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, बढ़िया, बाय बाय करें, ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर से। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले उसमें, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। बस आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, टेंशन ना लीजिए, नैया तो हम ही को पार लगानी है, ठीक है। चलो बच्चे, कल मिलते हैं सुबह सुबह 8 बजे, हाँ, थैंक यू।